नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एक और नई जॉब जो है इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल की तरफ से जो है आप सभी के लिए निकाल दी गई है, जो कि 340 के लगभग जो है यहाँ पर 330 या 40 के लगभग जो है यहाँ पर पद होने वाले हैं, पोस्ट होने वाले हैं। तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे, ये जॉब किसके लिए होगी, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे ही इस जॉब के लिए सिलेक्शन होगा, सैलरी क्या रहने वाली है, कौन कौन से पोस्ट होंगे और काम क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने समय काम करना होगा, और ये जो भारतीय रेल है इसमें जॉब मिलने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, रिलैक्सेशन क्या क्या रहेंगे, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, और एक एक चीज़ जो इस जॉब से रिलेट करती है यानी कि इस जॉब से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, उस सब के बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये वैकेंसी है, यानी कि इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से जो है ये फ्रंटियर रेलवे यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट में जो आपके सरहद, जो आपके बॉर्डर एरिया को कवर करने वाले रेल्स हैं, जो आपके बॉर्डर एरिया में चलती हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की जो रेलवे है, जो वहाँ पर जो रेलें चलती हैं इंडिया कंट्री के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो उधर से ये वैकेंसी आई है। तो वहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और मेनली ये जो है ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी, यानी कि पूरे भारत से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यही होता है कि इंडियन रेलवे में जो भी जॉब होती है वो हर इंडियंस के लिए होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जॉब के लिए आपको उस जगह पर जाना पड़े जिस रीजन में जॉब निकाली गई है, जिस जगह के लिए जॉब निकाली गई है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसका जो लिंक रहेगा, ये बात मेरे को बार बार अब शायद बोलने की जरूरत नहीं होगी, ये एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी चीज़ें होती है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये एक नोटिस बोर्ड आपको यहाँ पर वेबसाइट पे भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का रेलवे का नोटिस बोर्ड है, उसके अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखेगा कि 14 अगस्त का नया नया नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है, और ये आपका नोटिफिकेशन नंबर होगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको हम जीडीसी बोलते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि भाई जीडीसी की जॉब कब आ रही है, जीडीसी में वैकेंसी कब निकल रही है। तो एक्चुअल में जीडीसी का मतलब होता है कि जनरल डिपार्टमेंटल, मतलब कि ऐसी डिपार्टमेंट जो जनरल होती है, और उन डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट पे वैकेंसी निकाल कर जॉब लेना, रिक्रूट करना, वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पर एग्जाम लेकर, तो उसको हम जीडीसी बोल देते हैं। और यहाँ पर एक तो एएलपी है, टेक्नीशियंस हैं, और जूनियर इंजीनियर्स को भी लिया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं उनके लिए। और ट्रेन मैनेजर, 4 तरह की पोस्ट रहेंगी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर्स, ट्रेन मैनेजर। ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेल है, हम सब कवर करेंगे जो भी आपको भी बताई। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो है गुवाहाटी असम स्टेट से जो है रिलीज़ करा गया है, उस रीज़न से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर। तो यहाँ पे ग्रुप 1, 2, 3 तीनों तरह की पोस्ट है। अगर सबसे बढ़िया बात करें तो आपकी एएलपी यानी ग्रुप 1 का पोस्ट रहेगा, फिर 2 और फिर ट्रेन मैनेजर यानी 3। तो हम लेवल समझेंगे ग्रुप क्या होते हैं। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन should be submitted by the candidate eligible for exam in more than one post group to appear for exam in more than one post group। मतलब कि आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में अपियर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार सिर्फ एएलपी के लिए अप्लाई नहीं करना, मेरे को चांस है कि भाई मेरे को जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी है, तो मैं जूनियर इंजीनियर्स में अप्लाई करूँ, ट्रेन मैनेजर भी को भी लेकर चलूँ। तो ऐसे में आप एक ही फॉर्म भरिएगा, ऐसा मत करना कि अलग अलग जो है फॉर्म भरें। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इफ एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन is to be find that information furnished by the candidate is her online application is false
मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी गलत होगी, अगर आपने गलत भर दी है फॉर्म में, तो उसके दौरान आपका रिजेक्शन हो जाएगा, फॉर्म कैंसिल होगा और जॉब तो ऑब्वियस सी बात है, जब फॉर्म कैंसिल है तो जॉब तो रहेगी ही नहीं, मिलेगी नहीं। तो ये है कंडीशन। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब स्केड्यूल समझ लीजिए आपके एग्जाम का। एग्जाम को हम शॉर्ट में बार बार जीडीसी के तौर पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन 14 अगस्त को आया है और टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। और यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो जो आपकी 16 अगस्त है तब से फॉर्म चालू हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द स्कैंड कॉपी ऑफ प्रिंटेड फिल्ड अप फॉर्म की जो रहेगी वो रहेगी 10 सितंबर, यानी कि 10 सितंबर रहने वाली है। मतलब कि 10 सितंबर तक जो है आप 12 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे। और आपको यहाँ पर डेट ऑफ सीबीटी यानी यहाँ पे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर मॉनिटर सिस्टम पे एग्ज़ाम हो रहा है। और ये जो सिस्टम पे एग्ज़ाम होगा, तो ये सिस्टम पे एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2023 में हो रहा है, यानी इस दिन होगा, इस महीने में होगा। और अब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी वाइज, मतलब कि अलग अलग जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से हम, और अलग अलग जो आपकी कम्युनिटी है, यानी कि आप कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, जैसे कि SC ST और जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से वैकेंसी का जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो भी पोस्ट है वो किस डिपार्टमेंट में है, तो ये भी हम जान लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लिया जाता है। लेवल 2 रहता है ये पे। लेवल 2 का जो है वैकेंसी रहता है और इसमें जो है 61 पोस्ट निकाले गए अनरिजर्व के लिए, यानी कि वो कैंडिडेट जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है, तो वो ऐसे 61 कैंडिडेट रहेंगे, 60 और 1 61 61 जिनको लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद आता है आपका OBC जो कि 31 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे। उसके बाद SC और फिर ST, टोटल 118 वैकेंसी इनके लिए रहेंगी असिस्टेंट लोको पायलट टोटल। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन 1 की बात करते हैं, जो कि आपका सिग्नल के लिए रहेगा। सिग्नल के लिए जिस टेक्नीशियन को लिया जाएगा और उसमें आपकी 4 वैकेंसी, 4 ऐसे टेक्नीशियन को लिया जाएगा सिग्नल के लिए। TL एंड AC के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर 10 पोस्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका TRD में आप देखेंगे तो TRD जो है वो आपका होता है फील्ड से रिलेटेड है, टेक्नीशियन फील्ड से रिलेटेड है। आप जो भी टेक्नीशियन फील्ड से होंगे उन्हें पता होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल आ जाएगा ये भी, और इसमें भी 72 वैकेंसी है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप सारा चेक करेंगे, पावर, टेली, सिग्नल, CNW, वेल्डर आपका मैकेनिकल में आ जाएगा। इस तरीके से आप सारे चेक करेंगे। और आप बात करते हो जूनियर इंजीनियर, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल के लिए लिया जाएगा और मैकेनिकल के लिए भी हो सकता है, और इंजीनियरिंग से भी हो सकता है, जो कि आपका देखिए इंजन लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, ENGG, ये आप देखेंगे अपने फील्ड के हिसाब से तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि जूनियर इंजीनियर के लिए लिखा है। और लास्ट है आपका, अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अलग से लिखा भी गया है, जो आपके ALP टेक्नीशियन होते हैं ग्रुप 1 के हो जाते हैं, और जूनियर इंजीनियर ग्रुप 2, और ग्रुप 3 में ट्रेन मैनेजर, जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के तौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में लिया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो टोटल 50 वैकेंसी होंगी। टोटल यहाँ पे 328 यानी कि 328 वैकेंसी टोटल है। इतने कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको इस वैकेंसी पर लिया जाएगा, उनको जॉब दी जाएगी। क्या, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये बात याद रखिएगा, कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंस फॉर पोस्ट ग्रुप्स इफ एलिजिबल टू अपीयर इन मोर देन 1 पोस्ट ग्रुप। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो एक से ज़्यादा पोस्ट में अपीयर होना चाहता है कि मेरे को अगर कि एक पोस्ट में जॉब ना मिली तो दूसरे में मिल जाए, इस तरीके से वो चाह रहा है कि एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करें, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट होगा, तो प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट विद इन द पोस्ट ग्रुप्स आप अपनी प्रेफरेंस दे देंगे कि पहले कौन सी फिर दूसरी कौन सी, इस तरीके से आपको देनी है। Post allotment on their final selection will be done in the order of post group's preference and then in the order of preference within the, अब देखिए जो आप प्रेफरेंस देंगे और जगह होगी उस पोस्ट में, और आपने जो है अपना एग्जाम भी दिया है, हर तरीके से क्वालिफाई किया है, तो आपको वो पोस्ट तभी दी जाएगी जब आपके प्रेफरेंस में अगर वो पहले है और दूसरे कैंडिडेट के में भी पहले है और दूसरे के मार्क्स ज़्यादा है तो उसको मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। कैंडिडेट शुड ऑल्सो इंडिकेट कि भाई IITI ट्रेड एग्जाम स्ट्रीम फ्रॉम विच दे विश टू अपीयर इन पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर ALP। अब देखिए कैंडिडेट को क्या है कि पार्ट बी
में उसको अपीयर होना है, अगर वो ऐसा चाह रहा है, कोई कैंडिडेट ऐसा होगा, एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ग्रुप भी होगा, एग्जाम के पार्ट भी होगा, उसमें वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, उसको पास करना जरूरी है एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो ये बात याद रखिएगा। एंड एग्जाम ग्रुप फ्रॉम विच दे विश टू अपीयर फॉर टेक्निकल ability part of junior engineer group examination. The candidate will receive the questions from the chosen ITI trade for ALP एंड जेई पोस्ट। देखिए, आप जो भी पोस्ट चुनेंगे उस हिसाब से आपका सिलेबस होगा। कुल मिला के बात ये है, बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए सारी बात यही रहेगी। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर। पोस्ट पैरामीटर सच एज मिनिमम क्वालिफिकेशन, मेडिकल कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, सुटेबिलिटीज फॉर ईच पोस्ट इज इंडिकेटेड इन द एनेक्सर 3 फॉर जेई एंड एएलपी पोस्ट, मतलब कि जो आपके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, लोको पायलट की पोस्ट है, हायर क्वालिफिकेशन सच एज बीई रहा आपका, बीटेक रहा, आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन। मतलब आपका ये है, आपके पास अगर बीई बीटेक है तो वो वाले कैंडिडेट भी असिस्टेंट, लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर उस इन लीव ऑफ बजाय 3 साल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बजाय आपके पास अगर बीई बीटेक है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। फॉर टेक्नीशियन पोस्ट डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो इन इंजीनियरिंग में टेक्नीशियन के लिए इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन टू ITI CCAA इन टर्म्स ऑफ रेलवे रूल्स इशूड वाइड। 2019 में जो है एक रेलवे रूल आया था, ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटाइसशिप will also not be accepted in lieu of CCAA. The employee should possess the required educational qualification on the closing date. जो भी फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट आपको मैंने बताई कि 10 सितंबर रहेगी। 10 सितंबर से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन फुल हो रही है जो भी हर पोस्ट के लिए मांगी गई है, और उसके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट जो भी है, डिग्री है, वो सब आपके पास हों। Those awaited result of the final examination। अब वो कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में थे, अपने एग्जाम दे चुके हैं, जिससे जॉब के लिए ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, डिग्री मांगी जा रही है, तो ऐसे पोस्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जो है यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है। मतलब कि जो जिनका रिजल्ट आ गया है, हाथ में मार्कशीट हो, घर में मार्कशीट हो, वही अप्लाई करें। द कैंडिडेट्स विद नोटिफाइड मेडिकल स्टैंडर्ड ओनली आर एलिजिबल फॉर द एम्पेलमेंट। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ एग्जाम बता देता हूँ। एएलपी के लिए आपका सीबीटी होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डीवी होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, ये आपका रहेगा। टेक्नीशियन के लिए आपका सीबीटी रहेगा, फिर डीवी, फिर मेडिकल एग्जाम, और सेम जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी सीबीटी यानी कंप्यूटर पे एग्जाम, फिर डीवी, उसके बाद मेडिकल। डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आप क्लियर कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया। मेडिकल एग्जाम और इस तरीके से होगा। ट्रेन मैनेजर में भी 3 प्रोसेस रहेंगे। सबसे ज़्यादा एएलपी का प्रोसेस है कि भाई उसमें जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से हो रहा है एक्स्ट्रा, बस यही रहेगा। और पोस्ट ग्रुप की बात करूँ तो तीनों ग्रुप के बारे में बात हो गई है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड इंडिकेट ITI ट्रेड फ्रॉम विच दे विश टू अपीयर इन पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट एएलपी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोला गया। ये बोला गया कि कैंडिडेट को इंडिकेट करना है अपना ITI ट्रेड, मतलब कि उसको बताना है कि कौन से ट्रेड में वो एएलपी या टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहा है। टेक्नीशियन में आपने ऊपर देखा होगा अलग अलग तरह के मैंने टेक्नीशियन बताए, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन से पोस्ट, कौन से फील्ड में टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि आप उस आपको इंडिकेट करना है कि उस ITI ट्रेड जो भी यहाँ बताए गए हैं वो जिसमें आप अपीयर होना चाहते हैं, पार्ट बी का एग्ज़ाम होगा उसी पेपर के अंदर, और उस पार्ट बी में आपके हिसाब से ही वो डिसाइड होगा कि किस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं, और वो आपको क्वालिफाई जरूर करना होगा, ये बता दिया गया है। सेकंड बोला गया कि कैंडिडेट शुड इंडिकेट द एग्जाम ग्रुप फ्रॉम विच दे विश टू अपीयर इन फॉर टेक्निकल एबिलिटीज पार्ट ऑफ जेई ग्रुप एग्जामिनेशन। और जूनियर इंजीनियर्स में बोला गया है कि कैंडिडेट को इंडिकेट करना है अपना एग्जाम ग्रुप फ्रॉम विच दे विश टू की उनमें से कि जिसमें तो चाह रहा है कि वो टेक्निकल एबिलिटी वाले पार्ट को भी देगा, ये उसको बता रहा है फॉर्म भरते हैं।
और बाकी ट्रेन मैनेजर में ऐसा कुछ नहीं है, जनरल पेपर जो है वो ही रहेगा। अब नेक्स्ट आपको बताए तो एलिजिबिलिटी, सॉरी एज लिमिट। एज लिमिट ये है कि 42 ईयर्स जो है जनरल कैंडिडेट को, 45 ईयर्स ओबीसी को, और SC ST को 47। डायरेक्ट इन्होंने एज लिख दिया, नहीं आप रिलैक्सेशन समझ जाइए। 3 साल ओबीसी, 5 साल SC ST, और इस तरीके से आपका रहेगा। 1 जनवरी 2024 तक की डेट देखी जाएगी कि 1 जनवरी 2024 को जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम 42 का है वो अप्लाई ना करे अगर वो अनरिजर्व से है, और अगर उसके बाद हो रहा है वो 42 का तो अप्लाई कर दे। तो मिनिमम यहाँ पे आप ये मान के चलिए ग्रेजुएट वाले जितने भी 18+ हैं, 18+ वाले तो अप्लाई कर सकते हैं 42 तक। 10th का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर, जिससे आपका एज प्रूफ हो सके, ये बोला गया है। नॉन एलिजिबिलिटी यही है कि कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज हु आर इन हायर ग्रेड देन द ग्रेड ऑफ नोटिफाइड पोस्ट। जो भी एम्प्लॉयज हु आर इन हायर ग्रेड, जो इससे बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, वो इस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और एक्चुअल में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने बड़े पोस्ट को छोड़ के इस पोस्ट पे अप्लाई करे। जोन ऑफ कंसिडरेशन एंड एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। सिंस द नोटिफाइड पोस्ट फॉर आर सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, hence as per instruction contained in RBE, serving regular railway employees of NF Railway who are working in the lower or in the same grade as the notified post कैन अप्लाई इफ एलिजिबल। देखिए जो यहाँ पे पोस्ट बताई गई है, और रेलवे जोन में अगर कोई कैंडिडेट काम कर रहा है किसी ना किसी जोन में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले तरफ वाले एरियाओं में, तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, तो उन कैंडिडेट को बोल दिया गया है कि भाई आप अगर लॉ पोस्ट पर आते हैं, जैसे मान लीजिए ALP है और आप किसी दूसरे पोस्ट पर काम कर रहे हैं और वो पोस्ट आपकी छोटी है एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ पोस्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सबको जो एलिजिबल होगा। रिजर्वेशन आपको बता दिया है, एज में जो भी रहेगा, SC ST OBC को रहेगा, UR में तो होता नहीं है, और डिसेबिलिटीज़ में आपको बता दिए हैं। डिसेबल वालों को 10 साल का रहता है। अब डिटेल रिगार्डिंग ट्रेनिंग एक्ट, एम्प्लॉय सिलेक्टेड अंडर शैल हैव टू एग्जीक्यूट, they shall be subjected to initial training as prescribed under extant rule. Pay stipend during the training period would be applicable as per extant rules. Selection would be subject to successful completion of the training. Their probation would be as per extant rules. All candidates, irrespective of category in which they are applying, are eligible only on the condition that they may be posted in any part of। देखिए आपको बता दिया गया है कि भाई एक बात याद रखिएगा, ये पोस्ट आपको कहीं भी मिल सकती है, यानी नॉर्थ ईस्ट की जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट रहेगा, एनी पार्ट ऑफ नॉर्थ फॉर, यानी कि आपके जो नॉर्थ पार्ट है, जितने नॉर्थ ईस्ट पार्ट है रेलवे के इंडिया में, वहीं में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो भी रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं, तो वो डाटा जो भी आपका वहां से मिलेगा उसके एग्जाम के रिजल्ट के बेस पर, जो आपको RRC की वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहां से ही इफ एनी स्टेज द एग्जामिनेशन, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक सिंगल स्टेज में एक CBT एग्जाम हो रहा है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई चेक किया जाएगा, कौन जो जो क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई का मेडिकल एग्जाम हो, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये आपके हाथ में जॉब होगी। क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस को टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन जितने ही मार्क्स का रहेगा तो उसका 1/3 मार्क्स रॉन्ग आंसर पर काट लिया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी इज फॉलोज। UR को 40% मार्क्स लाने हैं एग्जाम के अंदर मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, OBC को 30%, और इस तरीके से मार्क्स जो है, ये मार्क्स परसेंटेज है, ये लाने पड़ेंगे कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए।
अब बताएं तो जीडीसी जो एग्जाम का प्रोसेस और सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जान लेते हैं। तो उन और हर पोस्ट का जानेंगे। हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेगा फॉर्म भरते में ही। एक से ज़्यादा पोस्ट है तो प्रेफरेंस रख देगा कि पहले ये फिर दूसरी ये, इस तरीके से रखेगा। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर एएलपी या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सेल इन्वॉल्व सीबीटी और एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। और सीबीटी जो हो रहा है सेल हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट में हो रहा है। पार्ट ए पार्ट बी मैंने आपको बताया भी, किसी में पार्ट बी भी हो रहा है, किसी में नहीं भी हो रहा है। तो पार्ट ए जो रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए अलोन, अकेले उसके शैल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट इज सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट बी। पहले आप जो जिनके भी पार्ट बी हो रहे हैं तो वो पार्ट बी जरूर क्वालिफाई करें। जो पार्ट बी क्वालिफाई करेगा उसका ही पार्ट 1 होगा, जो नहीं करेगा क्वालिफाई उस पार्ट बी एग्जाम को, उनका जो है पार्ट 1 का जो मार्कशीट है, सॉरी पार्ट 1 का जो आंसर्स हैं, पार्ट 1 का जो रहेगा एग्जाम जिसने भी अटेम्प्ट करा है एज जैसे कि कंप्यूटर पे हो रहा है तो वो चेक नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। सिलेबस पार्ट ए का जान लेते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम्स, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर एंड रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स, पाइप्स, ये सब आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आपका एनालॉगीज, अल्फाबेटिकल्स एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल्स, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स और जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आपका आएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन्स, ज्योग्राफिक, ज्योमेट्रिक फिगर्स, symbolic representations, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, ये सब, पावर, वर्क, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, हीट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल मैकेनिक्स, लीवर्स, ये सब आपका रहेगा। जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, ये आपके सब्जेक्ट है। ये आपका पार्ट ए का पार्ट रहेगा। पार्ट ए के अंदर ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में मैथ्स रहेगी, दूसरे में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, फिर साइंस, इंजीनियरिंग और फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जिसमें पॉलिटिक्स और बाकी फील्ड से रिलेटेड टास्क रहेंगे। मतलब वो सारा काम करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पार्ट बी, जो कि क्वालिफाई है, तो मतलब पास करना जरूरी है। ये 60 मिनट यानी 60 मिनट्स यानी 1 आवर का पेपर, 75 क्वेश्चन और 35% लाने होंगे कम से कम हर कैंडिडेट को। ये जो है सबके लिए 35% ही है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सबको लाने हैं 35%। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि 75 है, तो 75 क्वेश्चन में से आप 35% क्वेश्चन जो है सही करेंगे तभी यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे आपका आईटीआई ट्रेड यानी कि आपका जो आईटीआई सर्टिफिकेट्स है या आपके वो जो ट्रेड है जिसमें आपने कभी अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन जो है विल बी रिक्वायर्ड रहेगी टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम द रेलेवेंट ट्रेड, उसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे। कैंडिडेट्स होल्डिंग degree, diploma having eligibility for the post of ALP have to select relevant trade from the list of trade list against their engineering discipline। मतलब आपको बता दूं कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव, जिनके पास आईटीआई नहीं है, अप्रेंटाइज जैसे सर्टिफिकेट्स नहीं है, डिप्लोमा जैसी क्वालिफिकेशन नहीं है, हैव क्वालिफाइड लेकिन उन्होंने 12वीं पास करी है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3 टेले और टेक्नीशियन 3 आपका सिग्नल वाला जो रहेगा। इन दोनों पोस्ट के लिए ही सिर्फ वो एलिजिबल रहेंगे जिन्हें फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हो अपने 12वीं क्लास में और भले ही उन्होंने अप्रेंटाइसशिप या डिप्लोमा जैसे सर्टिफिकेट्स डिग्री नहीं करे, उनके लिए बोला गया। दे शुड चूज अ स्पेशल ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ्स, इफ दे चूज एनी अदर ट्रेड दे विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी ऑफ द पोस्ट। ये आपको देखना है।
अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रेड सिलेबस जो रहेगा आपका DGET वेबसाइट के हिसाब से पार्ट बी के लिए। तो जो इंजीनियरिंग वाले रहेंगे, चाहे उनका डिप्लोमा हो या डिग्री हो, तो उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। रेलिवेंट ट्रेड इनका बता देता हूँ पार्ट बी का, क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये सब आप सिलेक्ट, इनमें से आप देखेंगे आप क्या है, आप इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इनमें जो भी आप, इसमें जो भी आपका ट्रेड रहेगा, उस ट्रेड में रेलिवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी रहेगा। क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, इनमें से आपको कोई भी एक टेस्ट सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपीयर होना चाहें, लेकिन इनको सिलेक्ट करने के लिए यह है कि वो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा हुआ हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो भी वो एक्सेप्ट होगा। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से चेक करना है। अगर कोई 12वीं है, HSC वाला है फिजिक्स मैथ्स के साथ, तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स एग्जाम में पूछे जाएंगे पार्ट बी के अंदर। ये आपको क्लियर कट समझ आना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड ALP, ये सिर्फ उनके लिए ही होगा, जिसमें उनको 42 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाइज दिस एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिशिबल। ये देखिए, ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये ALP के पोस्ट के लिए सबका होगा, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, 42 मार्क्स कम से कम लाने होंगे। तो ये आप चेक करेंगे अपने हिसाब से। अब मैं बताता हूँ बात आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 120 मिनट का पेपर रहेगा और 120 मिनट का पेपर, 150 क्वेश्चन। सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये पूरा सिलेबस है। मैं इसको थोड़ा इसको और क्लियर करूँ, ये पूरा सिलेबस है आपका। सिलेबस आपको चेक करना है। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स आर एज बिलो। देखिए सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, सारे अभी सब्जेक्ट की बात हुई है, सिलेबस की बात हो गई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं और उसमें कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। तो जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स के हैं। आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 100 क्वेश्चन टेक्निकल एबिलिटी से और 100 मार्क्स। तो टोटल 150 नंबर का पेपर है और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहेगा, और 1/3 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर इज डिडक्टेड फ्रॉम योर एक्चुअल मार्क्स। Candidate should choose the exam group from which they wish to appear for technical abilities. अब एग्जाम ग्रुप ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा आपने अगर इंजीनियरिंग में करा है, या फिर बैचलर डिग्री आपकी है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और इंडस्ट्रियल हो, मशीनिंग इंजीनियरिंग हो, टूल में हो, और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ अबव डिसिप्लिन, तो आप इसमें देखेंगे तो एग्ज़ाम ग्रुप जो रहेगा आपका फॉर JEE पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका मैकेनिकल और अलाइड इंजीनियरिंग का रहेगा आपका ये वाला पार्ट। अभी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल से है तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल और अलाइड इंजीनियरिंग रहेगा। मैंने आपको जैसा बताया भी कि जो आपने ऊपर भी एग्जाम ग्रुप देखे, उन एग्जाम ग्रुप में जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 1 होगी, तभी वो एग्जाम ग्रुप आपको अलॉट होगा, आप दे पाएंगे। These candidates would be eligible for all the posts for which they possess minimum qualifications. नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लग जाएगा तब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मल्टी सेशन के लिए लगते हैं, आपको पता ही है, विच इज़ अ कॉमन बेंचमार्क फॉर जनरेटिंग मेरिट फॉर कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स। मतलब ये होता है कि आप अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर ये एग्जाम लिया गया, बाई चांस की नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं और शिफ्ट ज़्यादा हो रही है एग्जाम लेने के लिए, सेशन अलग अलग हो रहे हैं, एक दिन में नहीं हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है एग्जाम कंडक्ट अलग अलग लोगों का, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो सेंटर की कमी के कारण और बहुत सारे अलग वजहों के कारण, तो ऐसे में जो है नॉर्मलाइजेशन लगता है, जहाँ पे परसेंटाइल बेस पे आपका स्कोर बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है
फॉर्मूला कोई चेक करना चाहे तो कर सकता है यहाँ से। अब ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए सिलेबस ये रहेगा कि जनरल अवेयरनेस आ रहा है सिर्फ आपका 90 मिनट का आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, एक एक नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का। ये क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और इतने ही मार्क का जो है पेपर रहेगा। तो एक एक नंबर का हर क्वेश्चन है और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे। सिलेबस आपको बता दूं तो मैथ्स का सिलेबस है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, ये सब है। जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, आप पूरा सिलेबस यहाँ से चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में फोटो साइन अपलोड होगा और एक आपका आईडी प्रूफ अपलोड होगा, 12th का मार्कशीट अपलोड होगा और आपका जो है ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा जैसे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट अपलोड होंगे और साथ में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहेंगे तो। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। साइज रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 10 से 20 KB आपका इमेज सिग्नेचर का साइज, और फोटोग्राफ में आपको बोला है कि 15 से 40 KB का साइज। ये KB, MB और जो भी रहता है ये साइज़ का इशू आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं उसका। अदर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई रेलवे आइडेंटिटी कार्ड होगा किसी के पास, कि अगर वो रेलवे में ही काम करता है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी है। स्टेप्स टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब फॉर्म कैसे सबमिट होगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है हर जगह, तो सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट रेलवे के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लिंक प्रोवाइडेड रहेंगे आपको सारे। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के जरिए उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में अपनी जो भी डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और फीस पेमेंट के बाद ये फॉर्म सबमिट हो रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई चाहे तो पढ़ सकता है, कैंडिडेट जिसको लग रहा हो डाउट तो जरूर पढ़े। अब आ जाते हैं फॉर्म पर। ये कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्म है, जैसे कि आप देखेंगे तो SC ST के लिए ये फॉर्म रहेगा। SC ST कैंडिडेट को ये वाला फॉर्म भरना है अपने कास्ट वाइज, रिलैक्स फॉर द रिलैक्सेशन पर्पस एंड फॉर द रिजर्वेशंस, उनको ये वाला फॉर्म भरना है। इसी तरीके से OBC के लिए है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है और ये बोला गया है कि OBC उसके बाद पोस्ट पैरामीटर्स डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, मतलब वो कैंडिडेट जो कि डिसेबल है किसी ना किसी तरह से, जैसे कि मान लीजिए उनको कोई HI है, LD है, MD है, इनके बारे में बात करेंगे हम, ये क्या है इनका मतलब। तो अगर वो इस फील्ड से आते हैं तो उनके लिए बता दूं कि उनको जो है जैसे ALP के पोस्ट के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए वैकेंसी नहीं है, तो वो अप्लाई ना करें बिना वजह के। लेकिन आपका जो है टेक्नीशियन सिग्नल के लिए जो है वैकेंसी है, जो OL, LC, DW और AA V वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। लेकिन उनको एलिजिबिलिटी फुल करनी है कि भाई वो BSc करे हुए हों या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हो उनके पास, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, IT में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या फिजिक्स में हो। ये इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बता दूँ आपको, टेक्नीशियन लेवल 3 में आपको बताऊँ जो TL और AC के लिए था, उसमें आपको बता दूँ इसमें भी यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग और डीफ वाले कैंडिडेट्स जो कि आपके HI कैटेगरी से आते हैं उनको ले लिया जाएगा। सेम इसी तरीके से इनको भी लिया जाएगा और इनको येस बोला है, लेकिन इसमें बताया नहीं गया। MD वालों को येस बोला है यहाँ पे। इनके लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, यानी कि 10th फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में जो यहाँ पे बोला गया है आपके उस ट्रेड के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, अपने फील्ड के हिसाब से क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी है। तो ये आप अपना चेक करेंगे डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स, इस चीज़ को चेक करेंगे। अब मैं बता देता हूँ डिसेबिलिटी में यहाँ पे AA V का मतलब है एसिड अटैक विक्टिम है कोई, या फिर मान किसी ने आपके ऊपर एसिड या किसी ने आपके ऊपर एसिड अटैक किया और उसमें आप विक्टिम रहे हैं, तो AA V में आएंगे आप। B मतलब ब्लाइंड हो जाएगा, BL बोथ लेग, D ये सब आपका रहेगा। MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है, और HI मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, और
LV आपका लो विजन होता है और LD लोकोमोटर होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है। तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब सब्जेक्ट की बता दूँ आपको, मैकेनिकल और अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप का जो एग्जाम होगा फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट टेक्निकल एबिलिटी पार्ट जो रहेगा आपका, उसका सिलेबस यही है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस और कपल एंड मूवमेंट ऑफ अ कपल, condition for equilibrium of rigid body subjected to number of coplanar non-concurrent forces, definition of static friction, dynamic friction, और ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। सेम मटेरियल साइंस में आप देखेंगे तो मटेरियल साइंस में भी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये सब आपको देखना है। सेम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी लिखा है स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ये सब कुछ। मशीनिंग में आप देखेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ, टाइप ऑफ लेथ्स, इंजन लेथ्स, कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट, ये सब आपका होगा। वेल्डर, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, ये सब आपका पूरा सिलेबस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और अलाइड इंजीनियरिंग वालों के लिए ये सिलेबस होगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस है, सिविल का ये सिलेबस है। तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। दोबारा बता दूं, जो भी कैंडिडेट 18 प्लस और 42 से बिलो हो वो अप्लाई कर दीजिए। मिनिमम एज मैंने कहीं देखी नहीं इसके अंदर, इसका मतलब मिनिमम एज में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन मैक्सिमम में 42 रख दिया गया है। ये एज की बात हो गई। ऑल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ भी जॉब रहेगी वहाँ जाके करनी है, और क्या क्या जॉब रहेगी सब बात हो चुकी है और एक एक चीज़ की हमने यहाँ बात कर ली है। फॉर्म कल से चालू है और कल से फॉर्म भरना आप स्टार्ट जो है कर सकते हैं। 11 AM से शुरू होगा और बस इसी के साथ मिलेंगे आप नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।